हेलो एवरीवन, आज अपना चौथा लेक्चर है। इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है नाम। कल मैंने एक रील शॉर्ट बनाया था, सॉरी, तो उसमें मैंने ना बच्चों से पूछा था कि आप जब दो ऑब्जेक्ट्स को, एक पत्थर है और एक पेपर है, पेपर को मैंने क्रैम्बल कर दिया था, और जब दोनों को साथ में गिराया था ना तो सेम हाइट से वो दोनों एक साथ गिरे थे। बल्कि पत्थर तो ज्यादा भारी होता है, ज्यादा वेट होता है उसका, बट देन ऑल्सो व्हाट, दोनों दे फॉल साइमल्टेनियसली। तो मैंने छोड़ा और दे फॉल इट डाउन। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों साथ में गिरे, दे फॉल विद द सेम हाइट, दे फॉल एट द सेम टाइम, ठीक है, टू द ग्राउंड। तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने आपको एक वर्ड बोला था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब होता क्या है, होता ऐसा है कि जो अर्थ है, अर्थ का आपको पता है मास मैंने बताया हुआ है, कैपिटल M होता है ना। वो क्या करती है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो अर्थ में गिर रहा है, अर्थ में गिर रहा है, तो अर्थ लगाती है फोर्स। क्या लगाती है बेटा? फोर्स। एक किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ में अगर वो गिर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट बराबर होता है ऑब्जेक्ट के। तो इसको मैं क्या ले लेता हूं? डिस्टेंस ले लेता हूं, r यानी रेडियस ऑफ अर्थ, m यानी मास ऑफ अर्थ। दोनों की वैल्यूज मैंने आपको बताई थी। तो अब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है? g मास ऑफ अर्थ, m, या फिर m लिख सकते हो कैपिटल, कोई बात नहीं, ठीक है, m स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, जैसे कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था कि F इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। हो सकता है कि नहीं हो सकता? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आप बोलोगे सर ये तो न्यूटन के सेकंड लॉ था, इसका यहां से क्या लेना देना? तो भाई जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उस पे फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन लगा रहा है? ये अर्थ लगा रही है, और अर्थ का फोर्स क्या है? GMM अपॉन r का स्क्वायर, है कि नहीं? हाँ कि ना? अच्छा, तो क्या मैं फोर्स की जगह पे क्या लिख सकता हूं? GMM बाई r का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो ही है। अच्छा, एक्सेलरेशन A यानी क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। क्या मैं एक्सेलरेशन को A ना मान के G मान लूं? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। क्या दिक्कत है भाई? R, D, P कुछ भी मान लो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या मानते हैं? हमने क्या मान लिया? एक्सेलरेशन को G। हमने क्या मान लिया? G, ठीक है। अब आप क्या देखते हो, ये कट गया, तो G कितना आया? GMM अपॉन R का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? G की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना होता था? 6 इंटू 10⁻24, और रेडियस होता था 6400 किलोमीटर या फिर मीटर, ठीक है। तो m कितना है? 6 इंटू 10⁻24। r कितना है? 64000064, दो बार है 0000, करेक्ट? हाँ कि ना? ये है मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू, सॉरी, दिस इज G, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता G की वैल्यू कितनी मिलती है? 9.77, या फिर अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ में गिर रहा है, जैसे मैंने इस पेन को यहां से छोड़ा, तो पहले सेकेंड उसकी स्पीड होगी 9.8, अगले सेकंड उसकी स्पीड 9.8 और बढ़ जाएगी। तो पहले सेकंड अगर कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो 9.8, अगले उसमें 9.8 और बढ़ गई, ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा? 9.8 प्लस 9.8, सॉरी 9.8 प्लस 9.8, अगले एक सेकंड में, ये तो एक सेकंड 2 सेकंड हो जाएंगे, 1 प्लस 1 सेकंड, ये 1 सेकंड, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 सेकंड में स्पीड फिर क्या बढ़ जाएगी? 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8, यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। हर एक सेकंड कितनी बढ़ेगी? 9.8। समझ में आ गया? तो याद रखो। अब मुझे बताओ, ये G की वैल्यू 9.8 आई, क्या मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे नहीं, कट है। इसीलिए जब मैं दो पत्थरों को गिरा रहा था तो उनके मास पे कोई फर्क नहीं था। आप एक हल्का पेपर ले लो क्रैम्बल करके, एक पेन का कैप ले लो, और एक बड़ा सा बॉल ले लो, आयरन बॉल, दोनों को गिराओगे ना, दोनों को,
तो दोनों साथ में ही ग्राउंड में गिरेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके मास पे कोई चीज डिपेंड नहीं होती, इनके मास पे इनकी मूवमेंट नहीं होती। चाहे कैप लोगे तो भी उसकी स्पीड 9.8 पहले सेकंड में होगी, फिर 9.8 बढ़ती जाएगी 9.8 9.8 9.8। एक बड़ा सा बॉल लोगे या मैं खुद कूद जाऊंगा ना तो भी कितना होगा? 9.8 9.8 9.8। समझ आया? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है दैट इज इट इज जी, इसी को बोलते हैं जी। जी मास पे डिपेंड करती ही नहीं है, चाहे आप एक हल्के ऑब्जेक्ट को डालो चाहे आप एक भारी ऑब्जेक्ट को डालो, दोनों ग्राउंड पे सेम स्पीड से गिरते हैं। 9.8 9.8 बढ़ती चली जाती, ठीक है। मास पे डिपेंड नहीं होता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। समझ में आ गया? याद रखना, ये आपका कल मैंने एक शॉर्ट बनाया था उसमें इसका जवाब है। समझ में आ गया? आप इसे नोट डाउन कर लो। अगला अपना टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या वेरिएशन, मतलब क्या चेंज हो सकती है क्या? भाई मैंने आपको अभी बताया कि जी की वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू कभी ना कभी चेंज हो सकती है क्या? भाई देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप सरफेस में कहीं पर भी रहो, इधर चले जाओ, आज यहां पे हो, आप यहां से 20 किलोमीटर दूर चले जाओ, 25 किलोमीटर दूर चले जाओ, आपकी जी की वैल्यू क्या होगी? चेंज नहीं होगी। लेकिन आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ थोड़ी फ्लैटेड है। क्या है? फ्लैटेड, ऐसा है। तो होता क्या है कि अर्थ का जो रेडियस है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्या है? इक्वेटर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा है और पोल्स की तरफ क्या है? थोड़ा सा कम। पक्का? हाँ कि ना? जी का फॉर्मूला क्या आया था? GMM अपॉन आर का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर आपने तो रेडियस ऑफ अर्थ भी चेंज कर दिया। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा चेंज होता है। तो जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है ना, किसकी तरफ? ये है हमारा इक्वेटर और ये होते हैं हमारे पोल्स। क्या होते हैं? ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर्स होते हैं, ठीक है। ये इक्वेटर और इधर एक इक्वेटर, ठीक है। तो जो रेडियस होता है ना इक्वेटर का और जो रेडियस ऑफ पोल होता है, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या होता है? ज्यादा होता है रेडियस ऑफ पोल से। अगर रेडियस बड़ा हो गया तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। लॉजिक है। डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाए तो वैल्यू क्या कम हो जाती है? जैसे 1.2 या 1/2 है 0.5, यही 1/5 कर दिया तो 0.2। जैसे डिनोमिनेटर बढ़ाया रिजल्ट क्या हो गया मेरा? कम। हमेशा याद रखना कि रिजल्ट मेरा क्या हो गया? कम। तो ये बड़ा है, अब ये बड़ा हो गया तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो याद रखो कि एट द सरफेस the value of G is same everywhere but at equator, at poles, sorry पहले poles का लिखते हैं, at poles it is maximum, it is poles के पास क्या होती है? मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एट इक्वेटर कितनी हो जाती है पता? एट इक्वेटर हो जाती है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बोलोगे कि सर ये 9.77 मीटर स्क्वायर आ गई आपकी वैल्यू, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैं बोलता हूं कि अरे आपको कोई मतलब की बात नहीं, आपको बस क्या याद रखना है, ठीक है। आपकी बुक में इसको 7-8 भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप कंफ्यूज मत हो, 9.77 के आसपास ही होती है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मोर एप्रोप्रिएट 9.8 लिख लो, ठीक है। 9.83 एंड 9.78, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो। तो एक चीज देख ली कि सरफेस पे क्या होती है? सेम होती है जी की वैल्यू। इक्वेटर पे मिनिमम होती है, क्या होती है? मिनिमम। इक्वेटर पे क्या होती है? मिनिमम। और पोल्स पे क्या होती है? मैक्सिमम। क्या होती है? पोल्स पे मैक्सिमम। अब दूसरी चीज, अब मान लो आप अर्थ है, अर्थ से ऊपर चले जाओ, डोरेमोन वाला हेलीकॉप्टर लो और सीधा सीधा ऊपर जाने लगो आप, रॉकेट बन के, ठीक है। तो when the height increases, क्या बेटा? increases of the height of an object लिख लो, ज्यादा बेटर होगा। height of an object increases, then the value of G
क्या होता है पता, क्या होता है, डिक्रीजेस। यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। समझ में आ गया? अच्छा, तीसरा, अब ये तो था मैं अर्थ के ऊपर गया, अभी यहीं पर when we go inside the earth, अगर मैं inside the earth तो g की वैल्यू क्या होगी, will decrease। यानी आप ऊपर जाओ अर्थ से चाहे अर्थ के अंदर जाओ, जी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होगी। क्या होगी बेटा, डिक्रीज। याद रखना, हमेशा क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, मैक्सिमम कहां होगी, पोल्स में 8.32 लिख लो, ज्यादा से ज्यादा लिखना है तो, एंड एट इक्वेटर पे होगी 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप हमेशा याद रखना, हमेशा, कि ये कैसे होगा, इक्वेटर और पोल्स पे। तो वेरिएशन ऑफ जी, यानी जी की वैल्यू 9.8 तो सरफेस पे है अर्थ पे, लेकिन अर्थ में ना दो जगह ऐसी हैं, एक इक्वेटर और दूसरा पोल। तो पोल में मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे क्या होती है, मिनिमम। क्यों? क्योंकि अर्थ का रेडियस क्या है, इक्वेटर पे थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, पोल्स पे क्या होता है, थोड़ा सा कम। ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो बच्चों, मैंने यहां पर कुछ चीजें मतलब लिखी हुई है, कुछ जगह लिखी हुई है जहां पर हाइट के हिसाब से आपको जी की वैल्यू दी गई है। सरफेस ऑफ अर्थ एवरेज देखोगे तो हमेशा क्या होता है, 9.8। मैंने बताया नॉर्मल सिर्फ इक्वेटर और पोल्स में थोड़ा फर्क होता है। माउंट एवरेस्ट में हाइट है 8.8 मीटर्स, यानी 8.8 किलोमीटर, सॉरी 8,800 मीटर। वहां पर भी जी की वैल्यू 9.8 ही है, चेंज नहीं है। और हाइट पहुंचे बैलून, मैन मेड बैलून से मैक्सिमम हाइट इतना ही 36.6 किलोमीटर तक पहुंचा इंसान, जहां पर जी की वैल्यू हो जाती है 9.77। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाइट ऑफ द टिपिकल वेदर सैटेलाइट्स होती हैं जो हमारे अर्थ के ऊपर होती हैं, उसकी हाइट होती है 400 किलोमीटर, वहां पे होती है 8.7 जी। और हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो रेडियो कम्युनिकेशंस में यूज होती है ना, जो इंटरनेट कम्युनिकेशंस में यूज होती है, उनकी हाइट होती है 35,700 किलोमीटर, जहां पे जी होती है सिर्फ 0.225। तो आप देख सकते हो कि कैसे जी की वैल्यू ऊपर जाने पे क्या होती है, कम होती है। समझ में आ गया? आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, आप देख सकते हो बच्चों कि यहां पर मास और क्या है, वेट, दो ऐसी चीजें हैं बालक गैंग। ऐसा है बालकों कि मास, बालिकाओं भी, मास और वेट है क्या? हम ना जनरली मास और वेट को ना, लिटरली बता रहा हूं मैं, 90% बच्चों से देखा है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि व्हाट इज एक्चुअली मास एंड व्हाट इज एक्चुअली वेट। तो मास क्या है, मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन दूंगा, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। मास होता है, it is the amount of matter present in an object। यानी अगर मैं हूं, मुझे कोई मोड़ के एकदम एक फुटबॉल बना ले, और उस फुटबॉल का एक्चुअली वो जो फुटबॉल, जो मेरे अंदर जो कंटेंट है, मैटर कितना मेरे अंदर वो मैटर भरा हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, मास। अभी और नहीं समझेगा, क्लियरली समझेगा। और ये है द फोर्स, वेट क्या है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ मासेस केजी। इट कैन नॉट बी चेंज्ड, और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। अभी आपको मैं लिखा रहा हूं, आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज, एसआई यूनिट इज न्यूटन। कितनी है बेटा, क्या है इसका, न्यूटन। आप बोलोगे सर न्यूटन तो फोर्स का होता है, तो वेट भी एक फोर्स है, हम देखने वाले हैं। ठीक है, तीसरा, इट कैन बी चेंज्ड। कैसे चेंज हो सकती है वो भी हम देखेंगे। सिंपल सी बात, देखो, अगर मैं हूं, मैं यहां से अर्थ से निकलूं और मून में चला जाऊं,
स्पेस में चला जाऊं, तो मेरा जो मास है यानी मेरे बॉडी के अंदर जो मैटर का कंटेंट है, या फिर एक आयरन बॉल ले लो, उसको मैं कहीं पर भी लेके जाऊं, चाहे अर्थ में लूं, स्पेस में ले जाऊं, मून में ले जाऊं, तो वो जो बॉल है उसके अंदर जो कंटेंट है आयरन का, वो हमेशा उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया? वो चेंज नहीं होगा, वो मैटर है, उसके अंदर का अमाउंट है। और वेट क्या होता है बेटा? वेट जो होता है ना, इट इज एक्चुअली द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स, यानी अट्रैक्ट ना, अर्थ हमको खींचती है, तो जो फोर्स हम पे लगता है ना अर्थ की तरफ से, यानी जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? उसी की वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेट में। तो देखो, मास को हम m से डिनोट करते हैं और वेट को w से। आपको मैं बता दूं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सिलरेशन। अब वेट भी एक फोर्स ही है, बोल रहे हैं ना, द फोर्स विद विच, तो फोर्स की जगह मैं क्या लिख लूं? w, मास तो सेम रहेगा, a की जगह यानी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख दूंगा, तो वेट क्या हो जाता है मेरा? मास इनटू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये क्या है? खाली मास। तो मास इनटू जब एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग जाता है, वही किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेट में। किस में? वेट में। अब मास तो चेंज हो नहीं सकता, तो मास तो चेंज होगा नहीं, चेंज क्या होगा? जी। जैसे जैसे जी की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे आपका वेट भी चेंज हो जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ कि आप इक्वेटर पे गए तो जी की वैल्यू क्या थी? अलग थी। इक्वेटर पे जाओगे आप, इक्वेटर पे, तो जी के यहां पे भी देखो वैल्यूज अलग अलग हैं, तो क्या जी की वैल्यू जब चेंज होगी तो वेट भी चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। आप मून में जाओगे ना, तो अभी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में कि मून का भी कैसे होता है चेंज। तो आप हमेशा याद रखो कि मेरा जो वेट है वो अर्थ में, अगर मेरा वेट कितना है? 80 केजी, 80 केजी नहीं, 80 न्यूटन। समझ में आ गया? तो 80 न्यूटन है, तो मैं बोलूंगा मैं बहुत मोटा हो गया, नहीं। आप ऊपर मून में जाओगे ना, कहीं और जाओ जहां जी की वैल्यू कम हो, आपका वेट भी अपने आप कम हो जाएगा, मास कभी कम नहीं होगा। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना कि जो मास और वेट है, इन दोनों के बीच का ये बेसिक डिफरेंस है कि मास मैटर है और वेट क्या है? फोर्स है। इसकी एसआई यूनिट केजी है और इसकी एसआई यूनिट न्यूटन है। तो जब आप वेइंग मशीन में जाते हो ना, वेट करने के लिए आप वेइंग मशीन में खड़े होते हो, तो आप तुरंत समझ लेना कि वो जो वेइंग मशीन में जो आपको निकाल रहे हो, वेट निकाल रहे हो, वो केजी नहीं होता, वो क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है बेटा? न्यूटन। समझ में आ गया? पक्का? इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है? हमारी बुक में ये एक लाइन दी हुई है कि colloquially we use weight for both mass and weight and measures the weight in kilograms which is unit of mass। एक्चुअली हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैंने आपको बताया कि जब मैं वेइंग मशीन में जाता हूं तो मैं बोलता हूं मेरा वेट ना 75 केजी है। क्या है वेट? मेरा 75 केजी, बट दैट इज नॉट राइट। आपका वेट 75 केजी नहीं है, ओ सॉरी, वेट है 75 केजी नहीं, आपका वेट क्या है? 75 न्यूटन है, ठीक है? ये वर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लो मेरा मास 5 केजी है। क्या है बेटा? 5 केजी। तो वेट क्या होता है बेटा? m इंटू जी, यानी 5 इंटू जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 9.8 अर्थ में। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ? 49 न्यूटन। मेरा वेट क्या हो जाएगा? 49 न्यूटन। तो जब मैं बोलूंगा तो मतलब समझ रखो कि अगर मेरा वेट 90 केजी है या 98 केजी है, मेरा वेट कितना है? 98 केजी, तो मतलब दैट इज नॉट माई, केजी लिखते हो ना, दैट इज नॉट केजी, दैट इज क्या होगा? न्यूटन। क्या है बेटा? 98 न्यूटन। और आपसे कोई पूछेगा कि आपका मास कितना है, तो आप बोलोगे कि सर वेट इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू जी। जी क्या होता है? 9.8। 9.8 ले आओ इधर, है कि नहीं? डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 10। तो मास आपका क्या हो जाएगा? 10 केजी। मतलब मैं अगर 100 केजी, मेरा जो बोलते हैं ना बहुत वेट बढ़ गया, वेट बढ़ गया, अरे यार मेरा मास तो कितना है? सिर्फ 10 केजी है कि नहीं? हाँ, लोग फालतू का गलत सलत बोलते रहते हैं, है कि नहीं? तो ये अपने दिमाग में चीजें याद रखना, ठीक है? ये आपको यहां दिया गया है कि आपको बताया गया है कि एक्चुअली आप जब वेट करोगे तो वो न्यूटन में होता है, दैट इज नॉट इन केजी। बट हम मिसअंडरस्टूड करते हैं, हम इक्वली उनको ले लेते हैं, कॉलिक्वली मतलब हम इक्वल ले लेते हैं उनको और समझते हैं कि यार भाई दोनों तो एक ही चीज है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? आप इसे नोट डाउन कर लो, आपके काम क्या आएगा, ठीक है? तो बच्चों हमने ये चीजें लिख ली हैं। अब हम क्या करने वाले, बहुत ध्यान से देखना, अगले टॉपिक में हम इसको कवर करने वाले हैं कि मून और अर्थ के बीच में हम कंपैरिजन करने वाले हैं वेट्स का, ठीक है? तब तक के लिए आप इसे अच्छे से पढ़ो और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है? चलो तब तक के लिए बाय।